हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एनसीईआरटी फॉर यू। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे और जिस चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कह सकते हैं, या यूरोप में जो राष्ट्रवाद की चीज़ें प्रचलित हुई वो चीज़ें इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे डिटेल से पढ़ते हैं। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आप किसी भी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चीज़ें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एक समरी समझते हैं एक्चुअल में इसमें है क्या। तो ये चैप्टर किसके बारे में बताता है? राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, यानी कि राष्ट्रवाद का जो राइज हुआ था कहाँ पे? यूरोप में, उसके बारे में बताता है। ये पूरे चैप्टर में जो यूरोप में राष्ट्रवाद होता है उससे संबंधित जितने भी घटनाएं घटी है उसके बारे में जानेंगे। पहला तो ये कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, लिबरलिज्म के बारे में पढ़ना है, मतलब स्वतंत्रता के बारे में। फिर है कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ना है, और इटली एंड जर्मनी यूनिफिकेशन, यानी कि इटली और जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ना है। और आपके एग्जाम में आने वाले वो सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे जो कि आपके क्लास 10 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। फ्रेंच रेवोल्यूशन में, रेवोल्यूशन तो अमूमन आपको पता होगा, क्रांति जिसको बोलते हैं। लोग सरकार के खिलाफ या किसी सिस्टम के खिलाफ जब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसे ही आंदोलन कहते हैं, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, उसे ही क्रांति कहते हैं। ये क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1789 को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार्टेड इन फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस में स्टार्ट हुआ था 1789 में। ठीक है। इसके कुछ चीजें थी, जैसे यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन चीज के लिए लड़ाई हुआ था और ये तीन चीजें इन लोगों को मिला। तो मेन इसका जो थीम है, मेन जो इसका मोटो है, वो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है कि स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व है। ठीक है, ये तीन चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रांसीसी क्रांति इसको कहते हैं उसमें। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति अपने सिस्टम के खिलाफ हुआ था। और यहाँ पे अब बढ़ते हैं नेशन स्टेट आइडिया, यानी कि फ्रांस में नेशन स्टेट आइडिया कैसे आया। ठीक है, और उसमें से क्या क्या चीजें परिवर्तन हुआ। देखिए, पीपुल बिकम सिटीजन नॉट सब्जेक्ट। इससे पहले जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उससे पहले जो था वो सिटीजन को वहां का नागरिकता का दर्जा नहीं मिलता था, वहां का एक सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जब फ्रांस का क्रांति हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें फ्रांस को मिला और इसे एक नेशन स्टेट बनाया गया, एक देश का दर्जा मिला। रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। ये चीजें आपको याद रखना है। वहां पे उससे क्या क्या मिला फ्रांस देश को? तो उसका राष्ट्रीय ध्वज बना, ये है राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय गीत जो ला मासेनियस याद रखना है, राष्ट्रीय गीत बना फ्रांस का। और साझी पहचान, कॉमन आइडेंटिटी बनी लोगों का। ठीक है, और फिर राष्ट्रीय पहचान भी बना। ये सारी चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद होता है। राष्ट्रीय पहचान में क्या होता है? तो एक भाषा, एक संस्कृति, एक इतिहास और एक राष्ट्र, इस तरीके से लोगों को बताया गया कि आपका ये सारी चीजें हैं और आप फ्रांस एक देश में रहते हैं। देश का नेशनल आइडिया भी उन लोगों को दिया गया। ठीक है, अब है लिबरल नेशनलिज्म। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो लोगों के मन में एक आइडिया आया, लिबरल आइडिया, स्वतंत्रता का जो एक राष्ट्रीयता उसके अंदर मन में चला, उसमें स्वतंत्रता गढ़ा हुआ था। अब स्वतंत्रता किस किस चीज की चाहिए उन लोगों को? तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति खुद जहां चाहे वहां घूम सकता है फ्रांस देश के अंदर, और जो चाहे अपने हिसाब से जो लीगल हो वो चीजें कर सकता है। उसे ही कहते हैं व्यक्तिगत, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के पास फ्रीडम होना चाहिए। अगला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब समान होना चाहिए। और राइट टू
प्रॉपर्टी, संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए कि हम कमाएं तो अपना संपत्ति को रख सकें, वो मेरा संपत्ति रहे। ठीक है, हाँ, एवरी इंडिविजुअल्स हैज द राइट टू थिंक, स्पीक एंड लाइव फ्रीली, ये था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स का। वहीं पे इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें तो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सभी आदमी बराबर हैं, ऐसा मांग था और ऐसा हुआ। एवरी इंडिविजुअल्स हैज द राइट टू ऑन द इंजॉय प्रॉपर्टी, जो पैसे कमाते हैं, जो प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं लोग, उसके पास वो पावर होना चाहिए कि उसका वो इंजॉय कर सके, उसका वो मस्ती कर सके। ठीक है, मतलब उसका फायदा उठा सके। अब है कि कंजर्वेटिज्म क्या है। ठीक है, हाँ, यानी कि जब नेपोलियन की हार हो गया उसके बाद 1815 में क्या आया, तो कंजर्वेटिज्म आया। ठीक है, इसमें क्या था कि ओल्ड मोनार्क रिस्टोर्ड हो गया। कंजर्व मतलब होता है संरक्षण, किन किन चीजों को संरक्षण दिया गया, पुराने चीजों को, कि जब नेपोलियन की हार हो गई उसके बाद यहाँ पे पुराने राजतंत्र वापस आ गए। ठीक है, हाँ, फ्रांस में। आगे है ट्रेडिशनल रूल सपोर्टेड, परंपरागत शासन का समर्थन फिर से किया गया और स्थिरता और व्यवस्था सर्वोपरि हो गई। ठीक है, हाँ, इसका उद्देश्य क्या था कि यूरोप में शांति, स्थिरता और राजतंत्र की पुनः बहाली करना, इसका मेन था कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म साउट टू रिस्टोर ओल्ड ट्रेडिशन, मोनार्कीज एंड द इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर, ये सब वहां पे आए थे, जमा हुए थे 1815 के अंदर, इसी के लिए कि पुराने जो चीजें चल आ रहा है उसको हम लोग फिर से रिस्टोर करेंगे। ठीक है, हाँ, कांग्रेस ऑफ वियना, एक और टॉपिक आपको पढ़ना है इस चैप्टर में जिसका नाम है कांग्रेस ऑफ वियना। और कांग्रेस ऑफ वियना में क्या हुआ देखिए, ए मीटिंग दैट शेप्ड यूरोप्स फ्यूचर, और यूरोप का फ्यूचर यही मीटिंग, देख लीजिए यहाँ पे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, और उन्हीं के मीटिंग के आधार पर यूरोप का जो भविष्य है वो तय होने वाला था, जो कि कांग्रेस ऑफ वियना में हुआ था। ठीक है, कब हुआ, 1815 के अंदर। देखिए यही है कंजर्वेटिज्म को लाने का वो एक मीटिंग हुआ था 1815। ठीक है, लेड बाय ड्यूक मेटरनिस। ठीक है, मेटरनिख भी बोलते हैं, तो ड्यूक मेटरनिख के नेतृत्व में यह बैठक हुआ और उसका एम क्या था। ठीक है, वो देखिए फोटो में दिख रहा है ड्यूक मेटरनिख, जो आपका यहाँ पे स्टेज में देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ, उसका एम क्या था, रिस्टोर मोनार्की, राजतंत्र पुनः बहाल करना। राजा लोग क्या करेगा, राजा लोग चाहेगा ना कि राजतंत्र ही बहाल हो जाए, तो फिर से राजतंत्र बहाल करने के लिए इन्होंने एक बैठक रखा। ठीक है, हाँ, द कांग्रेस ऑफ वियना लेड द फाउंडेशन फॉर पीस एंड ऑर्डर इन यूरोप आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉर, बहुत दिनों से वॉर चल रहा था, तो उसके बाद उन लोगों ने चाहा, क्या चाहा, तो उन लोगों ने चाहा कि रिस्टोर हो जाए, पुरानी व्यवस्था लागू हो जाए, और जब पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगा तो फिर से शांति बहाल हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। अगला टॉपिक है रेवोल्यूशनरी लीडर्स, कुछ रिवोल्यूशनरी लीडर्स के बारे में भी पढ़ना है, कुछ चीजें जैसे आपको बोल देगा यहाँ पे इटली के नेता हैं। ठीक है, हाँ, ये गिसेप मेजिनी, मेजिनी के बारे में बोल देगा लिखने की, मेजिनी के बारे में 10 शब्द लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, तो मेजिनी इटली के नेता थे, ये आपको याद रखना है। और इनका कुछ विश्वास है, जैसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए लिखा हुआ है बिलीव इन नेशनल यूनिटी, पूरा देश एक साथ मिलके चले, ऐसा ये सोचते थे, इटली के नेता थे मेजिनी। ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। इंस्पायर द यंग जनरेशन, नए नए जनरेशन, जो नया नेता था, नए लड़के थे, उसे इंस्पायर कर रहा था इन चीजों को करने के लिए कि देश को एक साथ खड़ा किया जाए। ड्यूटीज बिफोर राइट्स, और जो हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, उससे पहले इसका कहना था कि ड्यूटी है हमारा। ड्यूटी क्या है, तो कर्तव्य हमारा है। कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति हमें कुछ चीजें करनी होती है,
तभी आप देश से कुछ मांग सकते हैं। राइट मतलब होता है आपका अधिकार, जो आप अपने देश से, अपने राजा से मांग सकते हैं। लेकिन आपके अधिकार से पहले होता है आपकी ड्यूटी, आपका कर्तव्य। आपको आपका कर्तव्य करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका देश आपको आपका राइट वापस दे सकता है। ये मैजिनी का कहना था। वहीं पे आपके पास दूसरा एक नेता है, ये देख लीजिए महाशय, ठीक है, बड़े बड़े फोटो में आप देख रहे होंगे। इनका नाम है काउंट केमूर। इटली को एक किया, ये एक ऐसा नेता था जो इटली के एकीकरण में इसका बहुत ज्यादा हाथ था। स्किल्ड डिप्लोमेट एंड स्टेटमैन, यह राज का आदमी था, डिप्लोमेट था, राजदूत था, इसको बोल सकते हैं। इन्होंने इटली के एकीकरण पर बहुत ज्यादा काम किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को चीजों को समझाया, सच्चाई बताई और पूरा इटली को एक किया। अलायंस मतलब होता है संगठन, स्ट्रेटजी मतलब होता है अपना एक तरीका, स्ट्रेटजी बनाना, एंड लीडरशिप, ये तीन चीज इनके अंदर था। पहला तो गठबंधन करने का था, दूसरा वो तरीका, वो व्यवस्था बनाना, स्ट्रेटजी रेडी करना, जिसके तहत जो है इटली का एकीकरण हो सके। और ये एक अच्छा लीडरशिप का काम किया, लीडरशिप इसके अंदर पहले से था। अभी जो हमारा चौथा है, जर्मनी का एक नेता है जिसका नाम है ओटो वॉन विस्मार्क। क्या नाम है? ओटो वॉन विस्मार्क, ठीक है, जर्मनी का लीडर है। और इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि विस्मार्क के बारे में आप 10 शब्द या 200 शब्दों में, 150 शब्दों में या 50 शब्दों में आंसर दें, वो कैसा नेता था, ऐसे करके। तो ये क्या था? आयरन चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एक लौह पुरुष था, एक बहुत अच्छा नेता था। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, इसका जो एक रूल था, ब्लड एंड आयरन, ठीक है, हाँ, यानी कि लौह और रक्त की नीति इन्होंने अपनाया था। कहाँ पे? जर्मनी में, जर्मनी के एकीकरण में। और यूनाइटेड जर्मनी 1871 में, ठीक है, हाँ, 1871 में जर्मनी को एकीकृत कर दिया। इनका कहना था कि या तो रक्त बहाना पड़े या ताकत लगाना पड़े, जर्मनी को एक करके रहेंगे, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण में इनका पूरा हाथ है। आगे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसका अभी मैं एक रफ स्केच कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को ये चीजें पढ़ने में काफी ज्यादा बोरिंग फील होता है, तो एक सुपरफिशियल टाइप का स्टडी करवा दे रहा हूँ, मोटा मोटा आइडिया में। और फिर जब दूसरी बार हम इसी चैप्टर को लेके आएंगे तो पूरा डिटेल से आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए चिंता ना करें कि सर आप ऊपर ऊपर ही पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप एक अपने दिमाग में मोटा मोटा स्केच बना लीजिए, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है, उसके बाद डिटेल से भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी हम लोग रिवॉल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848 के बारे में जानेंगे। और रिवॉल्यूशन में हम लोग ये चीजें लोगों ने लाने का प्रयास किया था, क्या? तो लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वालिटी, समानता, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? भाईचारा, ठीक है। ये तीन चीजों को स्टेब्लिश करने का कोशिश किया, तीन चीजों को व्यवस्थित करने का कोशिश किया अपने देश में। अब है कि द स्पिरिट ऑफ चेंज स्वेफ्ट अक्रॉस यूरोप, यूरोप को पूरी तरह से चेंज कर देने का क्या था? तो स्पिरिट था इस रिवॉल्यूशन में। यह रिवॉल्यूशन हुआ था 1830 में, ठीक है, 1830 का, और एक रेवोल्यूशन हुआ 1848 का। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले 1830 का रेवोल्यूशन में कहता क्या है, आइए देखते हैं। ये था निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ। 1830 का जो रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुआ था, 1830 की क्रांति, उसमें अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की, एक ऐसा राजतंत्र जो आम जनता की नहीं सुनता है, उसे कहते हैं निरंकुश शासन व्यवस्था। उसके खिलाफ था ये आंदोलन, ठीक है। कौन? तो 1830 का। इंस्पायर्ड बाय लिबरल आइडियाज, उदारवादी विचारों से प्रेरित हुआ था। उदारवादी, लिबरल मतलब होता है कि लोग, अगर हमारा वो राइट है तो वो हम कर सकते हैं, ये लोगों की उदारवादी विचारधारा है, और उसी से प्रेरित हुआ था ये क्रांति। अब है कॉन्स्टिट्यूशन सिविल राइट्स अमेंडमेंट, संविधान और नागरिक अधिकारों की मांग के लिए ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये जो क्रांति हुई थी 1830 की क्रांति, वो इन चीजों के लिए हुआ था। पहला तो निरंकुश राजा था,
वो राजा किसी का बात नहीं सुन रहा था तो उसके खिलाफ हुआ। फिर उदारवादी विचारधाराओं से आया स्वतंत्र विचारधारा, जिसके जिसके मन में था, उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा, ये लफा शूटिंग नहीं चलेगा। और इन्होंने कहा कि संविधान और नागरिक अधिकार को पुनः बनाया जाए या उसका एक सुधार हो, ठीक है, उसमें सुधार हो। जो आप पहले बना दिए, राजा को जो मन करता था आम आदमी को कराता था, वो चीजें नहीं चलेगी। अब है रेवोल्यूशन ऑफ 1848 में जाते हैं तो ये यूरोप भर में व्यापक क्रांति है, पूरे यूरोप में फैला हुआ क्रांति था। कौन? तो ये क्रांति 1848 का। इसमें क्या था? डिमांड्स फॉर डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड सोशल जस्टिस, तीन चीजों के लिए ये लड़ाई था। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की मांग किया था 1848 का जो यूरोप की क्रांति था उसमें। तीसरा इसका था लोगों ने बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष किया। तीसरा पॉइंट जो इसका है वो बेहतर भविष्य चाहता था, ताकि जो है आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो अच्छे से अपना जीवन जी सके, पुराने तरीके से जो चल रहा है वो चीजें ना हो, मतलब सुधार चाहता था, वो था। अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं तो इटली का मतलब एकीकरण की बात करें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करें तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आइए जानते हैं सिर्फ इटली के बारे में कि इटली का जो एकीकरण है वो कब हुआ था। तो 1861 कब हुआ? 1861 में। ए नेशन वन पीपुल और वन इटली, इसका नारा ही था। इटली यूनाइटेड इन 1861। इसमें कुछ नेता लोग का नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसके कारण हमने अभी केवर पढ़ाया, ठीक है, केवूर भी बोलते हैं तो वो पढ़ाया। मैजिनी भी पढ़ा हमने, मैजिनी पढ़ लिया है। और गैरीबेल्डी के बारे में भी पढ़ना होता है। तीनों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं। मैजिनी विजनरी पेट्रियट था, मतलब पेट्रियट मतलब देशभक्त होता है। इंस्पायर्ड यूथ, मतलब यूथ को इंस्पायर किया, युवाओं को प्रेरित किया। बिलीव इन नेशनल यूनिटी, और देश की एकता पर इनको विश्वास था। केवूर का क्या था? स्किल्ड डिप्लोमेट था, एक राजदूत था। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पिडमोंट का ये प्राइम मिनिस्टर भी था। वर्कड फॉर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, यानी कि राजकीय एकीकरण के बारे में इन्होंने काम किया। ब्रेव मिलिट्री लीडर था गैरीबेल्डी के बारे में आप एग्जाम में बहुत बार सुने होंगे और सुनते रहेंगे। ये बहुत ब्रेव मिलिट्री लीडर था, ठीक है। लेड द रेड शर्ट्स से लीड किया था। कंक्योर्ड साउथ इटली, और साउथ इटली को जीत लिया था, ठीक है। और यूनाइटेड द पीपुल, लोगों को एक कर दिया। मतलब जैसा भी हो सका इटली का एकीकरण करने में, लड़ाई करना पड़े, लोगों को समझाना पड़े, प्यार देना पड़े, सभी चीजें इन नेताओं ने किया और इटली को एकीकृत कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की एकीकरण के बारे में कब हुआ था? 1871। ये तो मेन पॉइंट है, ठीक है। वहीं पे 61 में हुआ था इटली का, ये भी आपको याद रखना, 1861 में। उसी को देखा देखिए 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब इसमें क्या था? जर्मनी के एकीकरण का मेन पॉइंट्स जान लेते हैं। तो जर्मनी 1871 में एकीकृत हुआ। नेता था ओटो वॉन बिस्मार्क। ये जो मोटा मोटा मूछ वाला आदमी दिख रहा है ना, ओटो वॉन बिस्मार्क नाम है, बिस्मार्क से याद रखेंगे। इनके ही प्रयासों से जर्मनी एकीकृत हुआ, ठीक है। थ्रू वॉर्स एंड डिप्लोमेसी, युद्ध और कूटनीति के द्वारा इन्होंने फ्रांस को एकीकृत कर दिया, ठीक है। देखिए वॉर्स हो गया, डिप्लोमेसी मतलब लोगों का दिमाग। डिप्लोमेसी मतलब क्या होता है आपका? एक क्या बोल सकते हैं, राजदूतों को अलग अलग चीजों में लगाना, मतलब इनडायरेक्टली कह सकें तो अपना विजडम का इस्तेमाल किया, अपना दिमाग, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और यूनिफिकेशन कर दिया और सब एक बैनर तले आ गया। वरना उससे पहले जर्मनी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। अब अगर क्विक रिवीजन की बात करें, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, आप लोगों को इन सारी चीजों को याद रखना चाहिए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड नेशनलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही राष्ट्रवाद शुरू हो गया था। इससे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद नहीं था। जो राज कर रहा है, जो कर रहा है, राजतंत्र चल रहा था, राजा लोग राज कर रहा था। और हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं इंडिया में भी ऐसे राजतंत्र हुए।
कोई 4 गांव का राजा है, कोई 4 जिला का राजा है, कोई 4 राज्य का राजा है, पर वो मतलब उसको जितना ही मिला उतने में राज कर रहा है, अपना नियम कानून लगा रहा है। पर राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है? पूरा राष्ट्र एक तरीके से होना, पूरे राष्ट्र में एक जैसा नियम कानून चलना, एक जैसी सारी चीजें व्यवस्थाएं होना। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ उसी समय से, फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही राष्ट्रवाद की शुरुआत हो गया था। इटली 1861 में एकीकृत हुआ, ये याद रखना है। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, ये भी याद रखना है। ठीक है, देखिए इटली यूनाइटेड इन 1861 और जर्मनी 1871। ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का अर्थ है कि आपके दिमाग में वो चीजें घर कर जाए और एग्जाम में जब आप आंसर लिखें तो आपको याद रहे चीजें। ठीक है, हाँ। अब है नेशनलिज्म लेटर काउज्ड वॉर, और यही नेशनलिज्म के चलते बाद में धीरे धीरे वॉर होने लगा। वॉर मतलब लड़ाई, युद्ध होने लगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। आपका अपना चैनल है NCERT फॉर यू। ठीक है, किसी को सजेस्ट करना है तो @NCERT फॉर यू पे जाएंगे, वो वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इस चैनल में आपको साइंस, इंग्लिश, मैथ और सोशल साइंस की पूरी तैयारी क्लास 8, 9, 10 की कराई जाती है। ठीक है, तो आपके आसपास अगर आपके मित्र हो जो तैयारी करते हैं तो उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।